गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सत श्री अकाल। आप सभी को नमस्कार। मुझे ऐसा विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रेम पढ़ाई पर ध्यान देते होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक्स है वो भी क्या है, पहला आपको हम क्या पढ़ाए थे कि सिंथेसिस कैसे बनता है। तो सिंथेसिस का ये दूसरा पार्ट यह है। पहले वीडियो में आपको हम पूरा बताए थे कि हम सिंपल सेंटेंस से कैसे हम सिंपल बनाएंगे, कंपाउंड बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो आज हमारा जो सबसे पहले है वो सिंपल सेंटेंस है, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना वो कैसे बनता है। हमने आपको कुछ 5-6 नियम आपको बताए थे हम कि यूज ऑफ टू का प्रयोग करके, यूज ऑफ एनफ का प्रयोग करके, पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सेंटेंस को हम एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके हम एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो लेकिन हम प्रयोग करने से पहले हम थोड़ा जानेंगे कि वास्तव में सेंटेंस क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंस क्या होता है और क्लॉज क्या होता है। क्योंकि सिंथेसिस में पूरा क्लॉज ही बोलेंगे हम, क्योंकि जो क्लॉज जो लोग अच्छे से समझ नहीं पाएंगे तो शायद वो जो है कि सिंथेसिस को बनाना उतनी आसान नहीं होगा। तो पहले हम जानेंगे कि क्लॉज क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्लॉज होते क्या हैं और सेंटेंस क्या होते हैं, तब आप समझ जाएंगे कि सेंटेंस और क्लॉज में अंतर क्या है। देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे मैंने लिखा है कि ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी सेंटेंस जो होता है वह एक शब्दों का क्या है, एक समूह होता है, शब्दों का एक समूह होता है। और दैट माने जो एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट्स, जो पूरा का पूरा अपना अर्थ देता हो, उसको अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पर निर्भर न होना पड़ता हो। यानी सेंटेंस वही कहलाता है कि जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, जो कंप्लीट सेंस देता हो, पूरा का पूरा अर्थ देता हो, किस अपने अर्थ को पूरा करने के लिए दूसरे किसी सेंटेंस की आवश्यकता भी न पड़ती हो, वो होती है सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस या सेंटेंस का जो पहला जो अक्षर होता है वो कैपिटल होता है और उसके लास्ट में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क ऐसे कुछ लगे होते हैं, तो उसको कहते हैं कि ये सेंटेंस है। अब आते हैं कि क्लास क्या होता है। और जानते हैं कि सेंटेंस बनाने का जो ठेका है वो वर्ब के पास है, क्योंकि जब जिस सेंटेंस में वर्ब आती है तो वर्ब जब आएगी तो उसके साथ साथ सब्जेक्ट भी आएगा, उसके बाद से ऑब्जेक्ट भी आते हैं, कम्प्लीमेंट भी आते हैं, उसके बाद से फ्रेज भी आते हैं उसमें, तो एक सेंटेंस बन जाता है। लेकिन मेन क्या है, सब्जेक्ट का आना, क्योंकि सेंटेंस को बनाने का जो पूरा ठेका है वो किसके पास है, वो तो वर्ब के पास है। जब वर्ब आएगी तो सब्जेक्ट को भी आना पड़ेगा, वर्ब के अनुसार ऑब्जेक्ट आएगा या कम्प्लीमेंट आएगा, जो भी आएगा। तो सेंटेंस का जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल होता है और सेंटेंस जहाँ पर ख़त्म होता है उसके अंत में फुल स्टॉप भी आदि लगा होता है। तो हम समझ जाते हैं कि यह सेंटेंस है। अब हम जानेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंस ये होता है, सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही क्लॉज होता है। सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही क्लॉज होता है। तो अब आप कहेंगे क्लॉज क्या होता है, आपके मन में आएगा दुविधा कि क्लॉज क्या होता है। मैंने कहा कि सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होते हैं, तो आप कहेंगे क्लॉज क्या होता है। तो आज हम जानते हैं कि क्लॉज क्या होता है, क्योंकि क्लॉज और सिंपल सेंटेंस में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा उनको दुविधा होती है कि आखिर में क्लॉज और सेंटेंस में अंतर ही क्या है। तो आज हम इसको जानेंगे। पहले क्लॉज किसे कहते हैं। सेम देखिए लिखा है कि ए क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसके पहले आपने पढ़ा था कि ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो क्लॉज भी क्या है, क्लॉज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग, जो अपना पूरा का पूरा अर्थ देता हो। तो सेंटेंस भी अपना पूरा का पूरा अर्थ देता है, क्लॉज भी शब्दों का समूह होता है, ये भी अपना पूरा का पूरा अर्थ देता है। तो इसमें अंतर क्या है तब, तो क्लॉज को ही हम सेंटेंस को नहीं बोल देते हैं। तो
यहाँ समझने वाली बात यह है कि क्लास का जो क्राइटेरिया है मतलब एक सीमित होता है। सीमित कैसे होता है कि क्लास में एक ही सब्जेक्ट होगा और उसमें एक ही वर्ब होगा, उसको हम क्लास बोलेंगे हम। लेकिन सेंटेंस में क्या होता है कि सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो सकता है। सेंटेंस में 2 क्लास भी हो सकते हैं, सेंटेंस में 3 क्लास भी हो सकता है। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, उसको तो हम क्लास भी कहेंगे, उसको हम सेंटेंस भी कहेंगे हम। लेकिन जिस सेंटेंस में 2 क्लास हों, इसका मतलब है कि 2 होगा वर्ब, 2 सब्जेक्ट होगा। किसी सेंटेंस में 3 सब्जेक्ट हो और 3 वर्ब हो तो उसे कहेंगे कि हम इसमें क्या है, इसमें 3 क्लास हो गया। अभी आगे आपको समझाएंगे हम कैसे होता है वो। अगर किसी एक सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है तो हम उसको क्लास भी बोल सकते हैं, हम उसको सेंटेंस भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। यदि किसी मान ली कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में एक ही क्या है सब्जेक्ट है, उसमें एक ही वर्ब है, तो हम उस कंडीशन में हम उसको हम क्लास भी कर सकते हैं, उसको सेंटेंस भी कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कभी कभार कि एक ही सेंटेंस में 2-2 सब्जेक्ट, 2-2 वर्ब, 3-3 सब्जेक्ट, 3-3 सब्जेक्ट और वर्ब उसमें दिखते हैं। इसका मतलब है कि उस सेंटेंस में 3 क्लास हैं। आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ थोड़ा ध्यान दिया जाए। कहता है कि सी इज हंग्री, वह भूखी है। क्या देख रहे हैं कि सी इज हंग्री मतलब वह भूखी है। ये सी क्या है सब्जेक्ट है और ये इज क्या है, ये तो आपका वर्ब है। और यहाँ पर लगा है फुल स्टॉप, ये कैपिटल लेटर में है। इसका मतलब है कि ये जो है ये क्लास भी है, क्योंकि सेंटेंस शुरू हुआ यहाँ से और फुल स्टॉप लगा यहाँ पर, यहाँ खत्म हो गया। इसका मतलब है कि यह क्लास है, और क्लास तो है और हम क्लास को हम सेंटेंस भी बोल सकते हैं। इस कंडीशन में हम इसको क्लास बोलेंगे। पहले तो बोलेंगे क्लास क्योंकि ये क्लास है। हम इसको सेंटेंस भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों क्लास और सेंटेंस दोनों अपना पूरा का पूरा अर्थ देते हैं। उस कंडीशन में कहते हैं कि ये क्लास है और ये सेंटेंस दोनों कर सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें भी क्या है, इसमें भी ये आई क्या है सब्जेक्ट है और आई एम फीलिंग, ये दोनों एक ही वर्ब है। तो इसमें भी एक ही वर्ब है और इसमें एक सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये है कि ये भी क्या है, ये भी एक क्लास है। अब हम क्लास को हम सेंटेंस भी कर सकते हैं, हम क्लास को हम सेंटेंस भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों अपना अर्थ पूरा का पूरा देते हैं। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों तो क्लास हैं। क्लास के पीछे हम इसको सेंटेंस भी कह सकते हैं कि यह सेंटेंस है, क्योंकि क्लास में क्या होता है, क्लास में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। किसी सेंटेंस में देखिए उसमें केवल एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, तो हम उसको क्लास कह सकते हैं। किसी सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है तो उसको हम सबसे पहले क्लास बोलेंगे, उसके बाद सेंटेंस बोलेंगे। यदि किसी सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट हो एक ही वर्ब हो तो हम उसको सबसे पहले क्लास बोलेंगे, बाद में हम उसको सेंटेंस भी कह सकते हैं। सेंटेंस कोई गलती नहीं है क्योंकि दोनों अपना अर्थ पूरा देते हैं। सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस में भी सब्जेक्ट होता है वर्ब होता है, क्लास में भी सब्जेक्ट होता है वर्ब होता है। तो हम दोनों कैसे में कह सकते हैं कि यह क्लास भी है और सेंटेंस भी है। क्या है, यह क्लास भी है और ये सेंटेंस भी है। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए यदि मैंने एक सेंटेंस लिखा, यदि मैंने सेंटेंस कुछ और मैं सेंटेंस में लिखता हूं, जैसे मान लीजिए when he comes here, ये देख लीजिए, जब वह यहाँ आता है, इसका हिंदी क्या हुआ कि जब वह यहाँ आता है।
अब हम क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट तो यहाँ पर है और वर्ब तो मेरा यहाँ पर है, लेकिन इसके पहले एक वेन दिया हुआ है। इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये कैसे में जब वह यहाँ आता है। इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ कि वह जब यहाँ वह आता है। इसकी हिंदी तुम्हारी ये हो गई कि जब वह यहाँ आता है। लेकिन इसके पहले यहाँ पर देखिए वेन लगा है। पहले हम कहेंगे क्या कि ये सेंटेंस में जो आया है, क्या ये सेंटेंस है कि क्लाज है? ये सेंटेंस है कि क्लाज है? तो हम इसमें देख रहे हैं कि एक ही सब्जेक्ट है, यहाँ पर एक ही वर्ब है। सेंटेंस क्या है ये क्या है? ये इसको सबसे पहले हम बोलेंगे कि क्लाज है, और क्लाज के बाद यानी प्रथम वरीयता हम देंगे क्लाज को, उसके बाद हम देंगे सेंटेंस को, क्योंकि इसमें एक ही सब्जेक्ट है, इसमें एक ही वर्ब है। लेकिन एक क्लाज हो गया। लेकिन क्लाज भी होते हैं दो तरह से। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लाज या मेन क्लाज या कहते हैं प्रिंसिपल क्लाज, और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लाज जो निर्भर होता है। तो ध्यान दीजिए, जब डब्लू परिवार से, वाइल से, वेन से, इफ से यदि कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो समझ जाना कि वह डिपेंडेंट ही क्लाज है, अर्थात तो वह आश्रित उपवाक्य है। क्या है वो? यानी वह डिपेंडेंट क्लाज है। हम उसको सब ऑर्डिनेट क्लाज ही बोलते हैं। डिपेंडेंट क्लाज को हम सब ऑर्डिनेट क्लाज भी बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान नहीं देना है हमको पहले कि सब्जेक्ट और हम क्लाज में तो हम समझ गए होंगे, सब्जेक्ट और क्लाज में तो हम समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट सेंटेंस क्या है और क्लाज क्या है, इसको तो हम समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस में और लिखता हूं, आई कॉल हिम बट ही, मैं उसे बुलाता हूं लेकिन वह ही डज नॉट कम, लेकिन वह आता नहीं है। मैं उसे बुलाता हूं लेकिन वह आता नहीं है, इसका हिंदी ये हुआ। अब देखिए कि एक से ए आई है, यहाँ से सेंटेंस क्या हुआ, शुरू हुआ है, और यहाँ पर लगा हुआ है फुल स्टॉप। इसका मतलब है कि अब यह यहाँ से यहाँ तक यह एक सेंटेंस है। क्या है? यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है। और ध्यान दीजिए कि एक सब्जेक्ट तो हमको आई दिख रहा है, यानी ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा वर्ब हो गया, और यहाँ पर एक सब्जेक्ट हो गया और मेरा यहाँ पर मतलब ये एक वर्ब हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि सेंटेंस एक ही है लेकिन इसमें दो क्लाज हमको दिख रहा है। सेंटेंस एक है लेकिन हमको इसमें दो क्लाज दिख रहा है। कौन कौन क्लाज है? देखिए, आई कॉल हिम, आई कॉल, तो हम इसको तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसको? तो हम बोल सकते हैं ना, इसको बोल सकते हैं कि यह यहाँ से यहाँ तक एक क्लाज है, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, यह एक क्लाज है। तो यहाँ से यहाँ तक एक क्लाज, और यहाँ से यहाँ तक एक क्लाज, और यहाँ से यहाँ तक हम बोलेंगे कि यह सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? यह आपका यह सेंटेंस हो गया। अब हम इसको क्लाज नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे कि यह एक सेंटेंस है जिसमें दो क्लाज हैं। एनालिसिस जब हम पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे आपको हम कि क्या होता है, उसको कैसे उसको अलग करते हैं, तो आगे हम बताएंगे। लेकिन ये जानिए कि आई कॉल हिम, मैं उसे बुलाता हूँ लेकिन वह आता नहीं है। वह लेकिन तो वह आता ही नहीं है। तो यहाँ से आई से लेकर देखिए यहाँ पर लगा फुल स्टॉप। क्या बीच में कहीं फुल स्टॉप दिख रहा है? क्या इसमें नहीं दिख रहा हुआ है। यदि सेंटेंस जहाँ खत्म होगा तो उसके अंत में क्या होगा? फुल स्टॉप होगा, और उसके बाद से पहला जो अक्षर होगा वो कैपिटल होगा। तो ये आई क्या है? कैपिटल है, और लास्ट में क्या है? यहाँ पर ये फुल स्टॉप है। अब ये कहता है कि मैं उसे बुलाता हूँ लेकिन वह आता नहीं है, ही डज नॉट कम। तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो एक सेंटेंस हुआ। अब इस सेंटेंस में क्या है? दो क्लास हमको दिख रहे हैं। एक यह यानी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर भी क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब का क्या है? इसमें कॉम्बिनेशन है। तो क्लाज हम उसी को कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का क्या हो, उसमें कॉम्बिनेशन हो,
और वो भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जो अपना पूरा का पूरा अर्थ देता हो, उसे क्लास भी कहते हैं। और एक सेंटेंस ऑफ ग्रुप हो, वो भी अपना पूरा का पूरा अर्थ देता हो, उसको हम सेंटेंस ही बोलते हैं। लेकिन एक सेंटेंस में एक क्लास हो सकता है, दो क्लास हो सकते हैं, तीन हो सकता है। लेकिन एक क्लास में दो सेंटेंस नहीं होंगे, तीन सेंटेंस नहीं होंगे। एक सेंटेंस में एक क्लास हो सकता है, दो क्लास हो सकता है, तीन क्लास भी हो सकता है। लेकिन एक क्लास में दो सेंटेंस नहीं होंगे, तीन सेंटेंस नहीं होंगे, चार सेंटेंस नहीं होंगे। जबकि एक सेंटेंस में एक क्लास भी हो सकता है, दो क्लास भी हो सकता है और तीन क्लास भी हो सकता है। तो एक सेंटेंस में एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास हो सकते हैं। लेकिन एक क्लास में दो सेंटेंस या तीन सेंटेंस कभी नहीं होता है। यही इसमें अंतर है क्लास और सेंटेंस में। तो मुझे आशा और विश्वास की जहाँ तक कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्लास और सेंटेंस होते क्या है, इसमें अंतर क्या है। यही अंतर बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो सिंथेसिस पूरा कर ही नहीं पाते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्लास और सिंथेसिस को आपको जानना होगा, तभी आप संश्लेषण को आप बना पाएंगे, नहीं तो आप बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। इसी में देखिए एग्जाम्पल में देख लीजिए कि ही आई, ऐसे आई कॉल हिम बट ही डज नॉट कम, मैं उसे बुलाता हूँ लेकिन वह आता नहीं है। ये इसका अर्थ ही हुआ, लेकिन बट मतलब लेकिन आता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर के नहीं, आई से लेकर के कम तक जहाँ पर लगा फुल स्टॉप, यह एक सेंटेंस है जो दो क्लास से मिल करके बना हुआ है। एक सेंटेंस है दो क्लास से मिल करके बना है। वो क्लास कहाँ 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 दिख रहा है, तो देख लीजिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। तो जिसमें एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो उसे क्लास, सबसे पहले उसको हम क्लास बोलेंगे, उसके बाद हम उसको सेंटेंस बोल सकते हैं। अगर एक ही सब्जेक्ट है एक ही वर्ब है तो सबसे पहले आपको क्लास बोलना है कि यह क्लास है। उसके द्वितीय स्थान पर बैठता मिलती है सेंटेंस को, तब उसको आप सेंटेंस भी बोल सकते हैं। लेकिन एक सेंटेंस में दो क्लास भी हो सकता है, तीन क्लास भी हो सकता है, एक क्लास भी हो सकता है। लेकिन एक क्लास में दो सेंटेंस नहीं होंगे, एक क्लास में तीन सेंटेंस नहीं होंगे। यही इसमें अंतर है। आगे बढ़ते हैं और भी कुछ देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्या क्लास के भी भाग होते हैं, क्या क्लास के भी भाग होते हैं क्या? यदि आपने इसको नोट नहीं किया है, इसको आप नोट भी करते रहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, क्योंकि हम जब आगे बढ़ेंगे इसको मिटा सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। आशा है मुझे कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। थोड़ा आप जानते हैं कि क्लास जो होता है वो होता क्या है। क्लास तो हम जान गए कि क्लास होते क्या है। क्या क्लास के भी प्रकार होते हैं क्या? हाँ, क्लास होते हैं दो तरह से। क्लास क्या होते हैं? दो तरह से होते हैं। क्लास भी क्या होता है? यह दो तरह से होता है। जैसे मान लीजिए क्लास जो है, क्लास ये भी होता है दो तरह से। जैसे मान लीजिए क्लास भी क्या है? क्लास होते हैं दो तरह से। ये भी पहला क्या है? इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। इसी का नाम है मेन। इसका नाम हम मेन क्लास भी बोलते हैं, मेन, या हम इसको प्रिंसिपल क्लास भी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट क्लास कहिए या मेन क्लास कहिए, बात कही हुआ। या इसको प्रिंसिपल क्लास कहिए, बात कही हुआ। अभी आप बता रहे हैं। और दूसरा जो होता है ये होता है डिपेंडेंट या सब ऑर्डिनेट क्लास। सब ऑर्डिनेट क्लास भी हम इसको बोलते हैं। यानी हम डिपेंडेंट को हम सब ऑर्डिनेट
क्लाज भी बोलते हैं। जैसे भारत के भी 4 नाम से हम पुकारते हैं, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया बोलते हैं। तो हम या तो डिपेंडेंट कहें या तो हम सब ऑर्डिनेट कहें, बात एक ही हुआ। एक ही व्यक्ति के 2 नाम हैं, यहाँ पर एक ही व्यक्ति के 3 नाम हैं। क्या है यह? इंडिपेंडेंट क्लास कहिए या मेन क्लास कहिए या तो प्रिंसिपल क्लास कहिए, बात एक ही हुआ। डिपेंडेंट क्लास कहिए या सब ऑर्डिनेट क्लास कहिए, बात क्या हुआ? यह एक ही हुआ। जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा था, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस में लिखता हूं, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? फुल स्टॉप लगा दिया। अब ध्यान दीजिए, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया। यह अब सबसे पहले हम कहेंगे कि यह एक क्लाज है। इसको हम सबसे पहले क्या कहेंगे हम कि यह एक क्लाज है। मैंने उसे बुलाया, यानी इस सेंटेंस से अर्थ पूरा हो गया। मैंने उसे बुलाया, मैंने उसे बुलाया, इसका मतलब ये हुआ। पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म में वर्ब की। ध्यान दीजिए, आई एक काल वर्ब है, काल का सेकंड होता ही है। ये क्या है? ये मेरा वर्ब है, ये मेरा सब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि ये क्लाज है। इसको हम पहले ये नहीं कहेंगे सेंटेंस है। इसको हम, मेरी प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले इसको हम कह सकते हैं कि यह एक क्लाज है। उसकी द्वितीय स्थान बोल सकते हैं कि यह सेंटेंस है। इसको हम सेंटेंस भी कर सकते हैं, इसको हम क्लाज भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम कहेंगे कि क्लाज है, उसके बाद हम कहेंगे कि सेंटेंस है। अब देख लीजिए, मैंने उसे बुलाया, बट मीन्स लेकिन, ही डिड नॉट कम। मान लीजिए हो गया ही डिड नॉट कम। मैंने उसे बुलाया लेकिन वह आया नहीं। ही डिड नॉट कम, मैंने उसे बुलाया लेकिन वो आया नहीं। अब हम क्या देख रहे हैं? ये हम अब ये देख रहे हैं कि इसमें तो है 2 क्लाज है। एक तो क्लाज यहाँ पर और एक क्लाज, देखिए एक सब्जेक्ट यहाँ है ना, एक सब्जेक्ट यहाँ है और ये वर्ब यहाँ ये है। तो एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है। अब हम क्या कहेंगे? इस वाले को हम कहेंगे, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम क्या कहेंगे कि यह इंडिपेंडेंट क्लाज है, मेन क्लाज है और ये प्रिंसिपल क्लाज है। क्योंकि प्रिंसिपल क्लाज और मेन क्लास कहिए या इंडिपेंडेंट क्लास कहिए, यह किसी अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता है। यह वह क्लाज जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पर या क्लाज पर निर्भर न हो, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, या उसको हम मेन क्लास कहते हैं, या उसको हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। इसे देखिए, अब करना आई कॉल्ड हिम, मैं उसे बुलाया, बात पूरा हो गई। इसमें कहीं कोई वो चीज़ नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक को हम कहेंगे ये भी क्लाज है। मैंने कहा ना कि यहाँ भी सब्जेक्ट है और यहाँ भी वर्ब है, ये भी क्लाज है। तो क्या यह इंडिपेंडेंट क्लाज है? क्या यह मेन क्लाज है? क्या यह प्रिंसिपल क्लाज है? नहीं, ये जो है यह डिपेंडेंट क्लाज है, यह सब ऑर्डिनेट क्लाज है। तो हम कहेंगे कैसे? इसको तो आपने कह दिया कि ये मेन क्लाज है और इसको आपने कह दिया कि नहीं ये डिपेंडेंट क्लाज है। तो हम पहले इसके अर्थ को समझते हैं, क्योंकि इसको हम थोड़ा अर्थ में समझते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि लेकिन वह आया नहीं, लेकिन वह आया नहीं, तो अभी मैंने कहा ना कि लेकिन वह आया नहीं। अरे भाई, लेकिन आया नहीं, ये क्या है? यह अगर हम इसको छोड़ दें, आई कॉल्ड हिम को छोड़ दें, और मैंने ये कहा कि बट ही डिड नॉट कम, लेकिन वह आया नहीं, अभी आपके मन में दुविधा है, संशय है। यानी यह वाला जो क्लाज है,
यह अपना अर्थ पूरा ही नहीं कर पा रहा है। यह क्लाज यानी बट ही डिड नॉट कम तक जो है यहाँ यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो आप देख रहे हैं क्लाज, यह अपने अर्थ को पूरा ही नहीं कर पा रहा है। तो इसको जरूरत है अपने किसको, मेन क्लास को इसको जरूरत पड़ती है। तो मेन क्लास इसमें कौन है, आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट कम। तो इसको हम कहेंगे कि सब ऑर्डिनेट क्लास कहें या डिपेंडेंट क्लास कहेंगे, और इसको हम कहते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि बिना इसके इसका अर्थ पूरा ही नहीं होगा। अब बताओ, बट ही डिड नॉट कम, लेकिन वह आया नहीं, तो अभी यह अर्थ अपना पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सेंटेंस भी अपना अर्थ पूरा करता है, क्लाज भी तो अपना अर्थ पूरा करता है। तो इस सब ऑर्डिनेट को अपने अर्थ को पूरा करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लास की जरूरत पड़ती है, इंडिपेंडेंट क्लास की जरूरत पड़ती है, अर्थात मेन क्लास की जरूरत पड़ती है, अर्थात प्रिंसिपल क्लास की जरूरत पड़ती है। तो हम कहेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह सब ऑर्डिनेट क्लास है, और आई हिम तक जो आई कॉल्ड हिम, यह क्या है, यह मेन क्लास है, अर्थात प्रिंसिपल क्लास है, अर्थात इंडिपेंडेंट क्लास है। अब आया होगा समझ में। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक ही सेंटेंस है, इसमें दो क्लास दिख रहे हैं। दो क्लास में यह वाला क्लास प्रिंसिपल क्लास है, और ये वाला जो क्लास है यह डिपेंडेंट क्लास कहलाता है। यह वाला क्लास इंडिपेंडेंट, और यह वाला जो क्लास है वह डिपेंडेंट क्लास कहलाता है। तो क्योंकि सेंटेंस और क्लास दोनों अपने अर्थ को पूरा करने के लिए वो अपने अर्थ को पूरा करते हैं, क्योंकि वो भी अपना कंप्लीट देते हैं सेंस, उनकी भी जो थॉट्स होती है वो कंप्लीट होती है, दोनों का थॉट कंप्लीट होता है, पूरा का पूरा अर्थ देते हैं। तो अब देखिए कि इस सेंटेंस, यह एक ही सेंटेंस है, अब इसको हम दो सेंटेंस नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे एक सेंटेंस है, इसमें दो क्लास है, और दोनों क्लास में एक प्रिंसिपल क्लास है तो एक सब ऑर्डिनेट क्लास आया हुआ है, यानी दो क्लास मिलकर के एक सेंटेंस का निर्माण कर दिए। इसी को कहा जाता है सिंथेसिस। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देना ही सिंथेसिस कहलाता है, यही होता है संश्लेषण। तो मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्लास क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, और क्लास के कितने भाग होते हैं। तो क्लास के मैं बताया आपको कि क्लास के मात्र दो ही भाग होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लास या मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास, और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लास होता है। तो ये दो क्लास आपके ये हो गए। जहाँ तक मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को समझ में जरूर आया है। यदि समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और दूर दूर इसको फैला दीजिए ताकि सब बच्चे इसको देखें, क्योंकि इतना आसान भाषा में लगता है कि मुझे नहीं कि कोई इतनी आसान भाषा में कोई पढ़ाता होगा या कोई पढ़ाने का प्रयास करता होगा। अब थोड़ा चलते हैं, अब हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस कैसे हम बनाते हैं। ये थोड़ा हमको देखना है कि सिंपल सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि आप लोग सेंटेंस और क्लास समझ गए होंगे विस्तार से। यदि आपने नहीं समझा होगा तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, हम प्रयास करेंगे कि आपको हम एक बार और क्लास और सेंटेंस पुनः समझाने का हम प्रयास आपको करेंगे। यदि समझ गए होंगे तो लाइक करना, कमेंट भी करना कि सर मुझे समझ में आ गया है, क्लास और सेंटेंस के बीच में संबंध क्या होता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें, इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आगे देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए सिंपल सेंटेंसेस को ए सिंगल सिंपल सेंटेंस बनाना।
सिंपल सेंटेंस बनाना। कैसे हम बनाते हैं? बनाना है ना कि सिंपल सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस को मान लीजिए दो सिंपल सेंटेंस है और उसको जोड़ करके हमको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो हम उसको कैसे बनाएंगे? हम सिंपल सेंटेंस का मतलब यही है, उसमें एक ही क्लाज होगा, उसमें सब ऑर्डिनेट क्लाज नहीं होता है। उसमें सिंपल सेंटेंस में सब ऑर्डिनेट क्लाज नहीं होता है, ये ध्यान रखना। सिंपल सेंटेंस में, सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सेंटेंस तो अलग हो गया। अब सेंटेंस में सब आ जाएंगे, कंपाउंड आएगा, कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, मिक्स भी आ जाएगा। सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही क्लाज होता है और उसमें जो वर्ब होती है वो क्या होती है? फाइनाइट वर्ब होती है। वो क्या होती है? फाइनाइट ही वर्ब होती है, इनफाइनाइट वर्ब नहीं होती है। इनफाइनाइट वर्ब उसमें नहीं होती है सिंपल सेंटेंस में। मतलब कि हम क्या करते हैं कि यदि इनफाइनाइट है तो हम उसको फाइनाइट नहीं मानेंगे। हम आपको अभी बता रहे हैं। इस मान लीजिए कि सिंपल सेंटेंस इनटू ए सिंगल सिंपल सेंटेंस। अब बहुत से बच्चे इसी में जो है कहेंगे भाई कि ये क्या क्या आप लिख दिए हैं। मैंने कहा कि सिंपल सेंटेंसेस यहाँ पर है बहुवचन फॉर्म में है और यहाँ पर सिंगुलर मतलब एक वचन फॉर्म में है। इसका मतलब है कि दो सेंटेंस हो सकता है, दो तीन भी सेंटेंस हो सकते हैं। ऐसे मान लीजिए अगर एक सेंटेंस ए है, एक सेंटेंस ए है, एक सेंटेंस ए है, तो हमको तो दिख रहा है ना कि पहले तो हमको ये दिख रहा है क्लाज है। हमको इसको एक ही क्या करना है? हमको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है और सिंपल सेंटेंस का शर्त ये है कि भाई एक ही क्लाज हो, अर्थात उसमें एक ही वर्ब हो और उसमें एक सब्जेक्ट का होना आवश्यक है। उसमें एक ही क्या हो? फाइनाइट वर्ब हो। अगर मान लीजिए यहाँ पर तीन सेंटेंस दिख रहे हैं, यदि तीन सिंपल सेंटेंस दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि तीनों में एक एक सब्जेक्ट एक एक वर्ब होगा। इसमें भी एक सब्जेक्ट होगा, इसमें भी एक वर्ब होगा, इसमें भी एक सब्जेक्ट होगा, इसमें भी एक क्या होगा? वर्ब होगा। इसमें भी क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगा, इसमें भी एक वर्ब होगा। और मैंने क्या कहा कि ये प्रयास करना चाहिए सिंपल सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया गया हो, उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब का। आप कहोगे कि क्या होता है कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है? ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो फाइनाइट वर्ब नहीं जानते होंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या है। इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या है। देखिए होता क्या है, जिस वर्ब का 5 रूप बन जाए, जिस वर्ब का 5 रूप बन जाए, जिस वर्ब का और जिस वर्ब का 5 रूप बनेगा वह उस सेंटेंस में या उस क्लाज में मेन वर्ब होती है। ध्यान देने हमेशा कि यदि किसी सेंटेंस में कोई वर्ब है और क्या है? वह फाइनाइट वर्ब है, तो इसका मतलब है कि वह उस सेंटेंस में मेन वर्ब है। आज जब वो मेन वर्ब है तो उसके 5 रूप होंगे। इस मामले में कहा गो, वेंट, गान, गोइंग, गोज। ध्यान दीजिए, इस मामले में मैंने लिखा गो, गो के बाद मैंने लिखा वेंट, मैंने लिखा गॉन, फिर से मैंने लिखा गोइंग, मैंने लिखा, उसके बाद मैंने लिखा गोज लिखा मैं। ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और क्या है यह? फोर्थ फॉर्म, इसको एनजी बोलते हैं। ये क्या है? मेरा फिफ्थ फॉर्म है। ये क्या होता है? हम इसको बोलते हैं बेस फॉर्म, इसको हम बेस फॉर्म ही बोलते हैं, बेस फॉर्म प्लूरल बोलते हैं। और हम पांचवें को भी वही बोलते हैं, बेस फॉर्म सिंगुलर इसको बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं सिंगुलर। ये हमसे ध्यान रहे कि पहला और पांचवा को बेस फॉर्म बोलते हैं। अंतर ये है कि पहला होता है प्लूरल और
पांचवा होता है सिंगुलर। इसको हम बोल सकते हैं कि गो क्या है, यह फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि यह 5 रूप में दिखाई देती है। इसके 5 रूप बन जाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर गो लिखा हुआ है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है गो, इसको कहेंगे कि ये तो क्या है, ये तो फाइनाइट वर्ब है। अगर इसी गो को मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया टू और गो में लगा दिया, अब ये क्या बन गया आपका, यह इनफाइनाइट वर्ब बन गया। इनफाइनाइट वर्ब बन गया यार। गो क्या है, फाइनाइट वर्ब है, लेकिन टू गो क्या है, यह इनफाइनाइट वर्ब है। इससे कम कौन सा वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। अब मैंने कहा कि टू कम, तब क्या बन गया वह, यानी वह क्या है, वह फाइनाइट वर्ब नहीं रह गया। वह जो है नॉन, इसको हम कह सकते हैं कि ये नॉन क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया आपका, ये हो गया आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब टू क्या है, देखिए टू, इस्तेमाल मैंने लिखा, शायद नीचे आपको दिखता नहीं होगा, यह इसके नीचे कैमरा नहीं कैच करता होगा। इसमें यदि मैंने क्या लिख दिया, अगर यहाँ पर कम है, यदि यहाँ पर मैंने लिखा कम, कौन सा है, फाइनाइट वर्ब है। क्या है यह, फाइनाइट वर्ब है। मैंने लिख दिया टू कम, टू कम ये है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। टू कम क्या हो गया, यह हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। तो जैसे तो हम सिंपल जब सेंटेंस को जब हम बनाएंगे, तो मान लीजिए कहीं 2 सिंपल सेंटेंस हो, हम उसको एक ही सिंपल सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो जब 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस हो और उनको एक ही सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो उसके नियम कौन कौन से हैं, पहले वीडियो में हम बता दिए हैं कि उसके नियम कौन कौन से उसके हैं। तो पहला नियम है कि यूज ऑफ टू, TOO, टू का प्रयोग करके। इसे मान लीजिए टू का हम प्रयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे, बना सकते हैं हम सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में बना सकते हैं। इसे मान लीजिए 2 सेंटेंस हैं, क्या है यह, 2 सेंटेंस है। इसे मान लीजिए एक सेंटेंस यहाँ है, पहले इसको ऐसे लिखिए, यूज ऑफ टू प्लस या तो एडजेक्टिव होगा या तो एडवर्ब होगा, ये आप जानते होंगे। यानी हम यूज ऑफ टू का हम प्रयोग करके भी हम 2 सिंपल सेंटेंस को या 3 सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। किसका प्रयोग करके, यूज ऑफ टू का प्रयोग करके। मैंने क्लास 10th में मैं टू का प्रयोग हम पढ़ाए थे, एडवर्ब के रूप में था, हमने इसको पढ़ा दिया था कि जो टू क्या था वो एडवर्ब था, उतना जितना नहीं होना चाहिए। जो टू क्या होता है, यह अक्सर निगेटिव जो होती है सेंस उसके लिए आता है, ये पॉजिटिव सेंस के लिए इसका प्रयोग करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ये नहीं बन पाएगा। यह मैंने क्या कहा कि अगर मान लीजिए 2 सिंपल सेंटेंस हैं, ये 2 सिंपल सेंटेंस हैं, हमको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, इसी को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो हम पहला नियम मेरा क्या है कि टू का प्रयोग करके, लेकिन टू किन किन सेंटेंसों को जोड़ेगा, क्या सबको जोड़ सकता है, क्या नहीं। टू के भी एक शर्त है, वो टू का भी एक शर्त है कि भाई मेरा शर्त ये है, मैं इसी शर्त पर जो है मैं इसी शर्त पर जोड़ूंगा। तो उसका शर्त क्या है, उसका शर्त ये है कि एक सेंटेंस में कारण हो, एक सेंटेंस में क्या हो, कारण हो, और एक सेंटेंस में क्या हो, परिणाम हो। देख लीजिए ध्यान से, अगर एक सेंटेंस में कारण हो और एक में क्या हो,
उसका परिणाम हो, उसका रिजल्ट हो। क्या हो? यानी इसमें हो रीजन, इसमें क्या हो? रीजन, और इसमें हो रिजल्ट, यानी SULT, इसमें रिजल्ट हो। इसमें एक सेंटेंस में, यानी पहले वाले सेंटेंस में क्या हो? कारण हो, और दूसरे सेंटेंस में, यानी दूसरे सिंपल सेंटेंस में उसका परिणाम हो। तो ये उनको ही ये जोड़ता है। क्या करता है? ये उनको यह जोड़ देता है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, इसे मान लीजिए कि ही इज पुअर, एक हो गया, वह गरीब है। ही इज पुअर, ये क्या है? ये तुम्हारा क्या है? ये कारण है। ये क्या है? कारण है। और ही कैन नॉट, मान लीजिएगा कि ही कैन नॉट बाई ए न्यू कार, मान ली हो गया। ये देखिए यह भी एक सेंटेंस है, यह भी एक सेंटेंस है। ये दोनों क्या है? पहले देखिए क्या है, दोनों क्या है? ये क्लाज है। दोनों क्या है? ये क्लाज है। ये भी क्लाज और यह भी क्लाज है। ये भी क्या है? ये भी एक क्लाज है और ये भी एक क्लाज है, क्योंकि यहाँ पर एक सब्जेक्ट एक वर्ब, यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। इसका मतलब है कि इसमें दो क्लाज हैं। और देखिए ध्यान से, सिंपल सेंटेंस कहता है कि भाई इस सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लाज होता है जो मेन वर्ब होता है। अब देख लीजिए, ही इज पुअर, वह गरीब है, बात खत्म हो गई, इसका अर्थ पूरा का पूरा निकल गया। ही इज पुअर, ये देखिए वह एक नया कार खरीद सकता ही नहीं, यानी इसका भी अर्थ पूरा निकल गया। यानी ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है, ये दोनों जो सेंटेंस हैं, ये समझिए कि प्रिंसिपल ही वर्ब है। क्या है? प्रिंसिपल क्लाज है। ये जो दोनों जो सेंटेंस आप जो देख रहे हैं क्लाज, ये दोनों प्रिंसिपल ही क्लाज हैं, यानी ये दोनों प्रिंसिपल क्लाज हैं। तो प्रिंसिपल क्लाज दोनों हो गए। और देखिए ध्यान से कि सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लाज होता है और एक क्लाज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। तो देख ले ध्यान से कि यहाँ पर वर्ब है और सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी वर्ब है। क्या इसमें कहीं और वर्ब दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है। यहाँ पर अन्य कोई वर्ब है तो नहीं दिख रहा है। ये दोनों सिंपल सेंटेंस हैं। ये दोनों क्या हैं? ये सिंपल सेंटेंस हैं। अब हमको इसको जोड़ना है। ध्यान दीजिए, यहाँ भी लगा फुल स्टॉप, यहाँ भी लगा फुल स्टॉप। इस वाले क्लास का पहला अक्षर कैपिटल है, लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप। यहाँ पर भी क्या है? फुल स्टॉप। यहाँ पर भी क्या है? कैपिटल है। इसका मतलब है कि ये दो क्लाज हैं, इसको हम दो सेंटेंस भी कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए आगे, अब हमको इसको जोड़ना है और इसको ऐसे जोड़िए कि अर्थ का अनर्थ न हो जाए, अर्थ में भी कोई अंतर न हो, अर्थ में कोई अंतर न हो। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस वाले सेंटेंस से कारण दिख रहा है कि वह गरीब है। तो भाई जब गरीब होगा तो वह कार नहीं खरीद पाएगा, हवाई जहाज नहीं खरीद पाएगा, घर द्वार खेत बाड़ी नहीं खरीद पाएगा। खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। तो एक में कारण है तो एक में उसका परिणाम भी दिखा रहा है कि ये कारण है, इस कारण से तुम ये चीज नहीं कर सकते हो। अब हमको इसको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? ध्यान दीजिए, इसमें जोड़ने का भी क्या है? एक शर्त ये है कि कारण वाले भाग में, कारण वाले सेंटेंस में अगर कोई एडवर्ब है या एडजेक्टिव है तो उसके पहले टू लगा दीजिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये पुअर, ये तो एडजेक्टिव है, इसके पहले टू लगाएंगे और उसके बाद रिजल्ट वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब को क्या करेंगे? हटा देंगे। सब्जेक्ट और वर्ब को हटा देंगे। जोड़ते हैं तो जिसमें रिजल्ट वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट को और वर्ब को हटा दो और
रिजल्ट वाले वर्ब को क्या करेंगे हम, उसको इसको हम बना देंगे हम नॉन फाइनाइट, उसको हम बना देंगे हम। तो जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिए, इसको मैं जोड़ रहा हूं, ये देखिए ही है, इज है, यहां पर लिखेंगे हम टू पुअर। अब क्या करेंगे, ही को हटा दीजिए, इस सेंटेंस में ही और ये क्या है, हट गया, तो समझिए कि क्या है, यानी इसका मतलब है कि यहां से लेकर के यहां तक तो क्या हुआ, हट गया, ये तो हट गया। ये जो वर्ब हट रही है उसी को हम क्या करेंगे, हम यानी इन्फिनिटिव में, यानी टू बाई ए न्यू कार, टू बाई ए न्यू कार। अब देखिए, अब यहाँ पर लास्ट में क्या लग गया, लास्ट में लग गया हमारा फुल स्टॉप, और सेंटेंस मेरा शुरू हुआ है यहाँ से, अर्थ में कोई नहीं पड़ा। तो हमने कहा ही इज टू पुअर बाई, है ना, बी यू वाई होगा, बी यू वाई, वाई। जो फाइनाइट वर्ब यहाँ से हट गया उसी को बनाना है, उसी को नॉन फाइनाइट वर्ब बना, उसको बनाना है। अब जानते हैं ना कि जो नॉन होता है फाइनाइट वर्ब होता है, या तो होता है जिरेंड, या तो होता है पार्टिसिपल, एक होता है इन्फिनिटिव होता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती हैं वह तीन तरह से होती हैं, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, और होता है एक जिरेंड भी होता है। तो उसी को हम कहते हैं कि यह नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। अब मैंने क्या किया, हमने क्या किया, इसको हमने इन्फिनिटिव में इसको हमने बदल दिया, इन्फिनिटिव में हमने इसको चेंज कर दिया, और बाकी इधर का जो चीज़ है उसको मैंने रख लिया, यानी ही भी गायब हो गया। और ये कैन भी तो क्या है, कैन तो ये वर्ब है, यानी इसको हटना पड़ेगा। आज जब ये कैन आया तभी यहाँ पर नाट आया, तो नाट को भी हटना पड़ेगा, यानी यहाँ से लेकर के बाई तक ये सब हट जाएंगे, और यह बाई क्या बन गई, इन्फिनिटिव बन गई। और बाकी इसको हम यहाँ पर, क्योंकि ये तो वर्ब है नहीं, तो इसको लिखना पड़ेगा। अब हमारा क्या बन गया कि ही इज टू पुअर टू बाई ए न्यू कार, वह इतना गरीब है कि वह एक कार खरीद सकता ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस को मैंने जोड़ करके हमने इसको क्या बना दिया, सिंपल सेंटेंस बना दिया। और मैंने पहले भी कहा था कि सिंपल सेंटेंस बनाइए तो उसमें प्रयास कीजिए कि उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब हो जिसका 5 रूप हो सकता हो। तो इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है और यह एक ही सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अब इसको आप वर्ब मत मानिएगा, टू बाई जो है यह क्या है, इन्फिनिटिव है, अर्थात वह नॉन फाइनाइट वर्ब है, वह इन्फिनिटिव है। इसके अब 5 रूप नहीं होंगे, इसके अब 5 रूप इसके नहीं होंगे, इसके 5 रूप अब नहीं होंगे। इसे मान लीजिए एक इसका एग्जाम्पल आपको थोड़ा मैं और दे देता हूँ, इसका एक और देख लीजिए। आपने नोट नहीं किया इसको नोट भी कर लीजिए, नहीं तो वीडियो को घुमा करके पीछे कर लीजिएगा और उसको आप लिख दीजिएगा। इसमें लिखा है कि सी इज वीक इन इंग्लिश। मान लीजिए वो अंग्रेजी में कमजोर है, तो क्या होगा कि सी कैन नॉट पास, वह पास हो सकती ही नहीं। अगर मान लीजिए आप अंग्रेजी में यदि आप कमजोर हैं तो आप पास नहीं हो सकते हैं, यदि आप इंग्लिश में कमजोर हैं तो आप पास हो सकते ही नहीं हैं। अब ध्यान दीजिए, ये अभी एक क्या है, एक सिंपल सेंटेंस ये भी है, या इसको क्लास हो सकते हैं ना, सिंपल सेंटेंस में एक ही होता है क्लास। ये अभी एक सिंपल सेंटेंस, यानी इसमें होता है एक ही क्लास। ये भी क्या है, एक सिंपल सेंटेंस, इसमें होता है एक क्लास, यानी सब्जेक्ट और ये वर्ब, सब्जेक्ट और ये वर्ब, इसको जोड़ना है। तो हम जोड़ेंगे कैसे, हम टू का, यहाँ देखिए इसमें कारण है और इसका ये रिजल्ट ए है। अरे भाई वो कमजोर है तो एक कारण है, ये है कमजोर है तो कहाँ से पास हो पाएगी वो। इसमें क्या है, ये आपका है रिजल्ट और ये आपका है कारण। अब हमको जोड़ना है तो नियम क्या कहता है कि पहला जिसमें कारण होगा
जिसमें कारण होगा उसके एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले टू लगा देंगे। इसमें वीक क्या है, ये एडजेक्टिव है, तो हो जाएगा इसमें आपका शी इज टू वीक, शी इज टू वीक इन इंग्लिश, टू वीक इन इंग्लिश। और क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट है खत्म, कैन भी खत्म, नॉट भी खत्म, और क्या पास भी क्या हो जाएगा, पास भी खत्म हो जाएगा। तो पास जो है ये यहाँ पर अभी ये फाइनाइट वर्ब है, अब हम इसको बना देंगे क्या, हम नॉन फाइनाइट वर्ब बना देंगे। ये देखिए यह अब एक सिंपल सेंटेंस बन गया। तो सी इज टू वीक इन इंग्लिश टू पास, वह अंग्रेजी में उतना कमजोर है कि वह पास हो सकती ही नहीं। इसका मतलब यही है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप शेयर भी करें, लाइक भी करें, और इसको ज़्यादा इसको देखें भी, और वीडियो को पीछे करके भी देखिए, और कमेंट भी कीजिए कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया है, हमको आप समझा दीजिए, तो उसको हम समझाएंगे भी हम। तब तक के मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, गुड नाइट।